हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको ये वाला चैप्टर देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप चैप्टर भी देख सकते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये चार ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है, मतलब कौन सी टाइप की कृषि प्रणाली है ये जिसमें एक ही फसल जो है बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। मतलब बहुत दूर तक जो है एक ही फसल बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। कौन सी कृषि होती है वो? स्थानिक कृषि, रोपण कृषि, बागवानी या फिर गहन कृषि। तो वो होती है रोपण कृषि। यहाँ पे आपका आंसर आएगा खा। रोपण कृषि ऐसी कृषि होती है जो बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है उगाई जाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? मैंने आपको बताया था चैप्टर में रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। दो टाइप्स की फसल होती है ना, तो इसमें जो है मतलब चना जो है रबी की फसल है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार का मतलब होता है जिसमें फलियां आती हैं ना, फलियों को खोलते हैं तो उसके अंदर बीज निकलते हैं। तो दाल जो है वो फलियों के अंदर आती हैं, फलियां सूख जाती हैं और अंदर से दाल निकल जाती है। तो यहाँ पे जो दालें हैं मतलब वो फलीदार फसल हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो यहाँ पे आपका आंसर है खा, न्यूनतम सहायता मूल्य। ये वाली सहायता जो है सरकार करती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित, देखिए यहाँ तक तो आपको कोई भी समझाने की बात नहीं थी। ये चार ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है इसमें कोई समझाने की बात तो होती नहीं है। ठीक है, अब आगे से आपके समझाने की बातें शुरू होती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में, मतलब 3-4 लाइनों में हमें इसका आंसर जो है देना है। एक पेय फसल का नाम बताएं, मतलब पीने वाली फसल जिसको हम पीते हैं। उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। एक तो हमें पीने वाली फसल का नाम बताना है। आप सबके माइंड में आ रहा होगा, सुबह सुबह पीते हैं सब, पूरा इंडिया पीता है ज़्यादातर। वो क्या है? चाय, जिसे हम चाय पत्ती भी कहते हैं। चाय पत्ती सभी के घरों में मिलती है। तो सोचिए कि चाय पत्ती जो है कितने ज़्यादा, मतलब देखिए कोई भी चीज़ हो, ठीक है, एक नमक और एक चाय पत्ती हर किसी के घर में मिल जाएगी। तो सोचिए कितने लार्ज, कितने बड़े स्केल पे जो है इसको, कितनी ज़्यादा फसल इसकी उगाई जाती होगी। और इसका भौगोलिक परिस्थितियाँ, मतलब ये कैसे क्षेत्र में उगाई जाती है और इसको किस तरीके के वातावरण की ज़रूरत होती है, वो सब हमें बताना है। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहाँ पे ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में जो है उगाया जाता है। चाय की खेती को जो है साल भर वर्षा की ज़रूरत होती है, मतलब इसको हर 15-20 मिनट में जो है ना वर्षा चाहिए। ठीक है, और वर्षा भी ऐसी वाली नहीं कि तबला तोड़ वर्षा हो रही है, ऐसी वाली नहीं चाहिए इसको, हल्की धीमी धीमी वाली वर्षा जो है इसको चाहिए। इसलिए जिन क्षेत्रों में ये उगाई जाती है उन क्षेत्रों में धीमी धीमी वर्षा लगातार होती रहती है और वहाँ पे चाय जो है उग जाती है। इसकी कोमल कोमल पत्तियों को जो है विकास में जो है वर्षा सहायता देती है। ठीक है, और वर्षा भी हमारे यहाँ वाली नहीं कि तबला तोड़ होती है तो तबला तोड़ होती है, वरना नहीं होती, और 3-4 ही बारिश होती है। इसको तो पूरे साल मध्यम मध्यम बारिश चाहिए, वरना ये उगेगी नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहाँ ये पैदा की जाती है उन क्षेत्र का विवरण दें। गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के, ठीक है, तो हमारे देश में जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सी फसल है? गेहूं। गेहूं सबसे ज़्यादा हमारे देश में उगने वाली जो है चीज़ है। गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुल भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। मतलब यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, प्रदेशों के नाम है, ये आपको याद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरकार द्वारा किसान के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाई है। मतलब सरकार ने जो है किसानों के हित में, किसानों के हित का मतलब है किसानों के लिए बहुत कुछ किया है ताकि वो जो हैं बहुत सारी कृषि को सुधार सकें और उनकी जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। तो क्या क्या कार्य किए हैं उसके बारे में हमें बताना है। नंबर 1, जोतों की चकबंदी। ये क्या होता है? ऐसा होता है ना जैसे जब बंटवारा होता है तो खेतों का भी बंटवारा हो जाता है।
तो उसको बांटते जाते हैं और उसको छोटा कर देते हैं। तो उस पे जो है गवर्नमेंट ने चकबंदी कर दी, मतलब एक साइज़ बना दिया है खेत का कि इससे ज़्यादा खेत को जो है छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है खेती पे। नंबर 2, ज़मींदार प्रथा की समाप्ति। ज़मींदार प्रथा जो होती है ना, जो ज़मींदार होते हैं वो अपनी ज़मीन को रेंट पे देते हैं और फिर उनसे लगान वगैरह वसूल करते हैं और ब्याज लेते हैं, तो उससे किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो ये वाली प्रथा ही ख़त्म कर दी। अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति। हरित क्रांति हुई थी ना, मैंने हरित क्रांति के बारे में आपको बताया था चैप्टर में, जिसमें सरकार ने बहुत ज़्यादा किसानों की हेल्प की थी। जो बीज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो बीज जो है फ्री में गवर्नमेंट ने या फिर बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही कम पैसों में जो है किसानों को दिलवाए थे वो बीज, ताकि जो कृषि है वो अच्छी हो सके, क्योंकि जैसे बीज होंगे वैसे ही जो है खेती होगी। तो अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति, ठीक है, पशुओं की नस्ल में सुधार करके जो है श्वेत क्रांति गवर्नमेंट ने की। श्वेत क्रांति का मतलब जो है वो पशुओं से जो दूध प्राप्त किया जाता है, जो मिल्क प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उससे है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन हो सके और पूरे देश का भला हो सके। और बहुत सारे जो कानून हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए, जैसे कि ऋण दिलवाया, ब्याज उपलब्ध करवाया किसानों के लिए, और जो किसानों का शोषण करते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके लिए कानून बनाए। तो बहुत कुछ जो है सरकार ने किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, मतलब हमारी जो कृषि की भूमि है जिस पे कृषि उगाते हैं वो कम हो रही है, खेती की भूमि। क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? तो हमें बताना है इसके बारे में। भारत के लगातार बढ़ती जनसंख्या, हर चीज़ में यही कारण आता है। ये जो लगातार बढ़ती जनसंख्या है तो वो भूखी तो रहेगी नहीं, वो खाना मांगेगी, और खाना कहाँ से आएगा? खेतों से, ठीक है। तो खेत, और वो रिहायशी जगह भी मांगेगी रहने के लिए। एक तो खेतों को काट काट के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, और दूसरा बढ़ती हुई जनसंख्या वैसे ही कारण है। तो भूमि में जो है कमी आ गई है। भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोग तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण भूमि में जो है कमी आ गई है, जैसे कि अभी मैंने बताया। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, साथ में घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बल्कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य जो है अंधकारमय है। मतलब आने वाले टाइम में जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खेती की जगह घटती जा रही है। तो हमें दूसरे देशों से जो है अनाज आयात करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, देश का पैसा बाहर जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार जो है एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर की भूमि जो है कृषि की आती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए और जो छोटे किसान होते हैं उनकी स्थिति सुधारी जाए, क्योंकि जब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक जो है खेती अच्छी नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे हमें प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में, मतलब और भी ज़्यादा बड़े बड़े करके हमें आंसर यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का फर्स्ट कर रहे हैं हम। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। सरकार ने बहुत कुछ किया किसानों के लिए और कृषि के लिए, तो वो सब हमें बताना है। ये भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है कि क्या क्या सरकार ने किया, ठीक है। तो नंबर 1, जमींदार प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदार प्रथा एक अभिशाप थी, तो जमींदार प्रथा खत्म कर दी। भी मैंने आपको बताया था जमींदार प्रथा क्या है, इसलिए सरकार ने जमींदार प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया। मतलब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं हुआ करती थी, जो ज़मींदारों से लिया करते थे किराए पर, उनको क्या कर दिया, उन ज़मीनों का मालिक बना दिया और ज़मींदार प्रथा जो है ख़त्म कर दी, ठीक है। नंबर 2, खेती की चकबंदी। पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे। अभी मैंने बताया था ना खेतों की चकबंदी क्या होती है, खेतों को जो काट के छोटा कर देते हैं, अभी मैंने बताया था। ये भी वही है, मतलब सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। नंबर 3, हरित क्रांति की, मतलब अच्छे बीज उपलब्ध करवाए, ऋण उपलब्ध करवाया, वही सब है, ठीक है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण। किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। देखिए किसानों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सिंचाई की, मतलब उनको जो है साधन अवेलेबल नहीं होते कि वो अपने खेतों में पानी कैसे दें। तो सरकार ने क्या करा, सिंचाई की जो योजना है शुरू करवाई। मतलब मेन प्रॉब्लम ही सिंचाई की थी, तो सिंचाई की योजना शुरू करवाई। सिंचाई आपको पता है ना, जो खेतों में पानी दिया जाता है वो, ठीक है। फसल बीमा, फसलें प्राय सूखा बाढ़, मतलब फसल बीमा उपलब्ध करवाया कि फसल का बीमा करवा लीजिए, अगर मान लीजिए सूखा बाढ़ ये सब होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई गवर्नमेंट करेगी।
किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए जो दलाल होते हैं ना, वो उनका शोषण करते हैं, उनसे कम रेटों में अनाज खरीद के हाई मतलब ज़्यादा रेटों में जो है बेचते हैं और इससे किसानों को घाटा होता है, वो उनको डराते हैं। तो इस तरीके के आड़तियों को, किसानों को जो है सरकार ने ख़त्म करवा दिया। ख़त्म मतलब उनको मरवाया नहीं, मतलब उनको हटा दिया। ठीक है, उनके लिए कुछ कानून बना दिए जिससे कि वो हट गए। खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लग गया। जैसे कि हाथों से कटाई होती है तो हाथों की कटाई की जगह, अब हाथों की कटाई नहीं मतलब हाथों से कटाई की जगह ट्रैक्टर से कटाई करना, और बीज जो है मशीनों से डालना उसके खेती के अंदर। तो ये सब होते हैं आधुनिक जो चीज़ें होती हैं, आधुनिक उपकरण होते हैं। लेकिन इनको ख़रीदना हर किसी के बस में नहीं होता। इनको सिर्फ जो मालदार किसान होते हैं वही खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी आती हैं। तो सरकार ने कुछ किसानों को जो है ये सब उपलब्ध करवाया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखे। वैश्वीकरण, पहले तो आप वैश्वीकरण समझिए क्या होता है। वैश्वीकरण होता है हमारे देश से दूसरे देशों में सामान जाना और दूसरे देशों का सामान हमारे देश में आयात होना, मतलब आयात निर्यात। हमारे देश का दूसरे देशों से संपर्क और दूसरे देशों का हमारे देश से संपर्क, ये होता है वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण का हमारी कृषि पर, हमारे देश की जो कृषि है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है वो हमें बताना है। तो हर चीज़ के देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ होती हैं, तो दोनों ही हमें यहाँ पे बतानी है। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना है। आपने देखा है ना, आज से 50 साल पहले कि हमारे देश में जीन्स पहनी जाती थी, गर्ल्स जीन्स पहनती थी नहीं ना, अब पहनती हैं। क्यों? क्योंकि जब से वैश्वीकरण आया है तो उसके साथ, वैश्वीकरण के साथ दूसरे देशों की संस्कृति भी आती है, सामाजिक तत्व भी आते हैं, राजनीति भी आती है और आर्थिक तत्व भी आते हैं। और वैसे ही आपने अंग्रेज़ों को अब से पहले साड़ी पहनते हुए देखा है, लेकिन अब वो साड़ी, लाल चूड़ी सब पहनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैश्वीकरण का जो है हर देश पे असर होता है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। हमारे देश की संस्कृति, राजनीति, सामाजिक स्थिति सब जो है बदल जाती है, एक दूसरे के जो है करीब आ जाते हैं सारे देश। क्योंकि आप देख ही रहे हैं इसका इफ़ेक्ट हमारे देश पे क्या है, अच्छा और बुरा दोनों ही इफ़ेक्ट हैं। तो भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरतों का अन्य सामान खरीदने लगा है, क्योंकि भारत में कृषि बहुत ही ज़्यादा लेवल पर होती है। ठीक है, यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी कृषि में लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है कृषि मतलब गेहूँ और चावल वगैरह, चाय, ये सब बेच के जो है अन्य सामान खरीदा जाता है। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारत किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता स्तर बढ़ाने की कोशिश भी की है, क्योंकि दूसरे देशों में बेचने के लिए देखिए चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो खरीदेंगे। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी है, जो कि पहले संभव नहीं था। मतलब वैज्ञानिकों ने भी जो है बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए हैं और जिससे वो चीज़ें बाहर जो हैं बिक रही हैं और जिसकी वजह से हम दूसरे देशों से यहाँ पे सामान आयात कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गई अच्छी बातें। अब हम बताते हैं बुरी बातें कि बुरी बातें क्या हैं। विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना रास्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला ना कर सकें तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। देखिए, हमारा देश जो है विकासशील देश है और जो विकसित देश हैं उनके सामने जो है प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में नहीं टिक पाते, जिससे वो अपनी चीज़ें तो हमारे देश में बड़ी आसानी से बेच के चले जाते हैं और हमारे देश की चीज़ें जो हैं वहाँ पे बिक नहीं पाती। विश्व के धनी देश, जो मालदार देश हैं, निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं और अपनी चीज़ें महंगी बेचते हैं, जिससे उनको घाटा हो जाता है। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन ये चल रहा है, उसमें वो टिक ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ है ही नहीं। कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तुएं पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया। कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत का लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने जो है हमारे ऊपर शासन क्यों किया था? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसने भी हमारे ऊपर शासन इसीलिए किया था ताकि यहाँ से माल भर भर के अपने देश में पहुँचा सके। ठीक है, तो ये सारे बुरे पहलू हो गए वैश्वीकरण के।
1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, ये सब मुख्य फसल है हमारे देश की जो दूसरे देशों में निर्यात होती हैं। ठीक है, तो इन सब के बावजूद भी जो है हमारा देश बाकी देशों से जो कि पहले से ही बहुत मालदार और विकसित देश हैं उनके सामने कंपटीशन में टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है और भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो हमें यहाँ के छोटे किसानों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कैसे टिकेगा। तो जड़ जो है वो छोटे किसान हैं। अगर छोटे किसानों को मजबूत बना देंगे तो हमारे देश की जो कृषि है वो कंपटीशन में टिक पाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए, आप अपने घर में चावल उगा के देखिए, उग जाएंगे क्या? सेब का पेड़ लगा के देखिए, लग जाएगा क्या? नहीं ना। हर जगह का जो मौसम होता है, जो परिस्थिति होती है वो अलग अलग होती है और मिट्टी भी अलग अलग होती है। तो हर चीज़ को उगने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की, अलग अलग मौसम की, जलवायु की ज़रूरत होती है। इसलिए जो है हर जगह हर चीज़ नहीं उग सकती। तो हमें चावल के बारे में बताना है कि चावल की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए, भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। ठीक है, मतलब खाने वाली वस्तु क्या है? चावल। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या खाते हैं? चावल। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। मतलब फर्स्ट नंबर पे चीन आता है और सेकंड पे भारत। क्या करने में? चावल का उत्पादन करने में। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो होना चाहिए तापमान, और वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। मतलब खूब पानी, धड़ाधड़ इस पर खूब पानी दिया जाता है तभी ये उगता है। तो अच्छा है कि वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाए, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में जो है चावल और गेहूं दोनों ही बड़े अच्छे से उगते हैं। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना कार्य प्रश्न, ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं और ये खुद करने के हैं कि वाद विवाद कीजिए। तो अपने 2-4 फ्रेंड्स पकड़िए और कर लीजिए वाद विवाद। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। और ये भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादन का दर्शाइए कि कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है, तो इसमें भी कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। Clock ticking, time is over. Before you know you're older.